हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जो मतलब बोलने की आज़ादी कुछ इस तरह हो गई है लोगों को। जैसे वीडियो लोग बना रहे हैं जो बोलने के लिए, जो भी वीडियो बना रहे हैं, मतलब आप देख रहे हैं कि मतलब किस भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, अभद्रता की तरह भाषा का मतलब प्रयोग करते हैं लोग, उसे भी लोग पसंद करते हैं। तो जो बोलने की आज़ादी है वही इसी के अंतर्गत आती है ना। यूट्यूब पे देखते हैं, शॉर्ट बनता है, क्या क्या चीज़ों को बोला जाता है, उल्टे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी कोई भी व्यक्ति अगर बोलकर कुछ भी बोलकर अगर बच जाता है तो वह समझ लीजिए कि उसके बोलने की स्वतंत्रता है। कुछ भी बोल के आप हवाई जहाज में बैठा व्यक्ति को हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति बोल देता है तो उसकी स्वतंत्रता है। भारत के प्रधानमंत्री को ये गलत काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ बोल देता है, वो स्वतंत्रता है वाक बोलने की। वाक मीन्स बोलने की स्वतंत्रता होती है। तो इसी तरह आप देख रहे हैं भोजपुरी गाने जो हैं, तमाम तरह के उल्टे सीधे गाने बनते हैं। कहीं भी आप हों, भोजपुरी गाना सुनना है तो अगर कहीं भी हो, अब अगर आप अपने फैमिली के साथ हैं तो आप गाना नहीं सुन सकते हैं भोजपुरी। खैर, भोजपुरी खास करके, हिंदी का तो लेवल अलग कर दिए हैं सब, वो तो अलग, वो तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का है, फैमिली तो उसमें कुछ कर नहीं सकती है। तो जो बोलने की स्वतंत्रता है, जैसे कंगना रनौत जी हैं, इनको बहुत ज़्यादा शौक है बोलने का। स्टूडेंटों को बंदर बोल देती हैं, किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी बोल देती हैं, तो कभी भारत 2014 के बाद आज़ाद हुआ ये बोल देती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कुछ भी मतलब जो बोलने की आज़ादी है लोगों की, यही बोलने की आज़ादी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभिव्यक्ति की आज़ादी मतलब जैसे आपको दर्शाना है, आप कभी भी फोटो खिंचाते हैं तो विक्ट्री दिखाते हैं, वो आपकी अभिव्यक्ति है। आप अपने देश का झंडा, मतलब जैसे जेवलिन थ्रो फेंका नीरज चोपड़ा ने, तो जब जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने फेंका तो उस जेवलिन थ्रो को फेंकने के बाद उन्होंने अपना झंडा ऐसे लिया, तो क्या दर्शा रहे हैं कि मैं भारत का हूँ। तो वही क्या है, आपकी आज़ादी है। पुतला फूकने की आज़ादी है, मतलब किसी भी, जैसे प्रधानमंत्री जी हैं सही काम नहीं कर रहे हैं तो उनका पुतला फूक देते हैं लोग। जैसे में इमरान खान है, अभी पुलवामा हमला हुआ था तो उनका पुतला फूका गया था, तो उस व्यक्ति को नहीं जलाया जा रहा है, उसकी वो व्यक्ति है वो दिखा रहा है। जैसे कभी कभी नेता आते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि उनको काला झंडा दिखा दिया जाता है, तो क्या दिखाया जाता है कि व्यक्ति आप हमारे लिए सही नहीं है, आप कुछ गलत कर रहे हैं, उसको सही करिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या है, आपकी अभिव्यक्ति है। समझ में आ रहा है? पुतला, झंडा, उंगली जो भी दिखाते आप हैं वो आपकी अभिव्यक्ति है। मीडिया इसी के अंतर्गत आती है। मीडिया जो भी करती रहती है, जो भी बोलती रहती है, जो भी उसको करना रहता है, वो क्या करती है, उसको बोलने की आजादी है। तो मीडिया इसी के अंतर्गत आती है। आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपको जानकारी लेना है किसी भी कार्य के बारे में, किसी भी चीज के बारे, सरकार जो सरकारी गवर्नमेंट काम है वो काम हो रहे हैं, अगर आप सरकारी काम, जितने भी सरकारी काम हो रहे हैं, अगर उसको उसके बारे में आपको जानकारी लेना है तो क्या करेंगे आप, आरटीआई दायर करेंगे। आरटीआई दायर करने के बाद जिस अधिकारी जो है वहाँ का अधिकारी है उसके पास वो आरटीआई जाएगा, उसके बाद वो अपनी पूरी जानकारी उसमें निहित करेगा। समझा नहीं? अब तो ये हो गई आपके बोलने की स्वतंत्रता। इसी में छुपा है कि आपको क्या नहीं करना है। इसमें आपको ये नहीं करना है कि मतलब जैसे आप देश की एकता और अखंडता के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, एकता और अखंडता के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। जैसे कभी कभी मामला आता है उसका कन्हैया कुमार का, कि उसने बोला था भारत तेरे टुकड़े होंगे। हालांकि अगर वो ऐसा बोला होगा, हम इसकी पुष्टि क्यों करें, हम इसकी पुष्टि भी नहीं कर सकते, हमने देखा नहीं है बोलते हुए, तो हम इसकी पुष्टि कैसे कर दें। लेकिन जैसे उसका वीडियो वायरल हुआ, जैसे शब्दों का प्रयोग मतलब वो कर रहा था, अगर वैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है तो आपको बोलने की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। समझ में आ रहा है नहीं? और मीडिया जो है, मीडिया है, यह कहीं भी जाके नहीं बोल सकती है। जैसे ताज होटल पे हमला हुआ था तो वहां पे क्या है कि हमारे एनर्जी कमांडो वाले जब उतर रहे थे तो न्यूज चैनलों वालों ने दिखा कि हम सबसे पहले दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ देखिए, ये हमारे शो पे सबसे पहले देखिए हमारे एनर्जी कमांडो उतर रहे हैं। उसी का था हमारा एक कर्नल, उसमें जो मेन सैनिक था, अधिकारी था जो उसका जो है मतलब वो क्या हो गया, शहीद हो गए। आतंकवादियों ने देखकर उस वीडियो में, मतलब टीवी न्यूज चैनल चल रहा था, उसी को देखे सब, उसको देखने के बाद क्या किया, मतलब वहां पे वो उनको गोली लग गई, मार देते सब। तो मीडिया कहीं भी नहीं बोल सकती है। जहाँ पे सैनिक छावनी हो वहां पे आप नहीं जा सकते, कुछ बोल सकते हैं अंदर, अगर वो मनाही किया है तो आपको वहां पे नहीं बोलना है। समझ रहे हैं कि नहीं? अनुच्छेद 1 के 19 के 1 में इतनी स्वतंत्रता है आपकी। समझ आ रहा है ना? आप 19 का 1 तो हो गया, अब 19 का 2 देखिए, आपको सभा करने का अधिकार है। सभा करने का, आपको सभा करने का अधिकार है बिना हथियार के, हथियार नहीं होना चाहिए। आपको सभा करने का अधिकार है, आप सभा करिए,
आप राजनीतिक पार्टियां जो जैसे अपनी सभा करती हैं, नहीं सुनते जाकर आज इनकी यहाँ रैली है, इनकी यहाँ आज रैली है, इनकी आज यहाँ रैली है, आज यहाँ महाभारत की कथा सुनाई, आज यहाँ महाभारत की कथा सुनाई जा रही है, यहाँ रामायण की कथा है, आज यहाँ कुरान का ये है, यहाँ पे ये सभा है। तो जो भी जितनी सभाएं होती है, जितने लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो जो सभा है आपको सभा करने का अधिकार है आप, लेकिन हथियार वहाँ पे क्या है नहीं रख सकते हैं, आप जो हथियार नहीं रख सकते हैं। समझ में आ रहा है नहीं? आपको जो सभा करना है बिना हथियार का करना है। उसके बाद संगठन बनाना है, संगठन बनाने का अधिकार आपको पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार रहता है। आप पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, बीजेपी, जनता दल, टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू, अकाली दल, मतलब जितने भी पार्टियां हैं, अब क्या है ये संगठन ही तो है। लेकिन हाँ, आप संगठन बनाइए, लेकिन आपको ऐसा कोई संगठन नहीं बनाना है जिससे किसी को तकलीफ हो। अगर आप संगठन बना रहे हैं, हिजाबुल का कौन सा आतंकवादी संगठन बना देते हैं सब, तो वो तस्कर तैयबा, ऐसा कुछ लश्कर तैयबा, सॉरी लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद इजामुद्दीन, ऐसे पता नहीं कितने संगठन बन जाते हैं। तो ये अगर इस तरह के संगठन अगर आप बनाएंगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा, मना कर दिया जाएगा। संगठन बनाने का अधिकार है, लेकिन उसे किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए या एकता अखंडता के खिलाफ नहीं होना चाहिए। समझना रहा नहीं? तो तीसरे में क्या है, 19 के तीसरे में संगठन का अधिकार है। फिर चौथा में है चारों तरफ घूमने की। आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो हैं अपवादी चीज हैं, जैसे आप आरबीआई बैंक है, जहां नोट छपाई देता है तो वहां पे आप नहीं जा सकते हैं। जहां सैनिक छावनी है, अगर आप सैनिक नहीं हैं तो वहां पे आप अंदर नहीं जा सकते हैं। आरबीआई की जो पैसा जहां छपाता है वहां पे आप नहीं जा सकते हैं। जहां सैनिक छावनी, अगर आप सैनिक नहीं तो वहां पे आप नहीं जा सकते हैं। समझना है कि नहीं? कुछ चीजें हैं, जैसे पूर्वोत्तर भारत में जनजातियां कुछ वहां की हैं, तो आप उस राज्य में जा सकते हैं, लेकिन वो जो राज्य है जहां पे पर्सनल स्थान जो है वहां पे जो जनजाति है, आप वहां उसको प्रोहिबिशन रहता है आपको जाने के लिए। आप उस राज्य में जा सकते हैं, लेकिन वो जो स्थान होता है वहां पे आपको प्रोहिबिशन रहता है, मना रहता है। समझना है कि नहीं? तो इसमें जो है चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता है। आप चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता, इसका मतलब नहीं कि आप किसी के बेड के रूम में घुस जाए। समझना है कि नहीं? मतलब आपको किसी के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं करना है, आपको घूमना है। फिर पांचवा है ये जो चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता है। फिर इसके बाद है आपको बसने का अधिकार। समझ में आ रहा है ना? बसने का अधिकार मतलब आप अगर घूमने गए हैं कश्मीर, तो आपको रहने को चाहेगा ना। सोनमर्ग गुलमर्ग गए हैं, अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या पत्नी, नई शादी हुई, हनीमून पे मनाने गए हैं, तो बसने का अधिकार चाहिए ना वहाँ पे। तो आप वहाँ पे चाहिए तो भाड़ा का रूम ले लीजिए, या तो अगर आपकी पत्नी को पसंद आ जाता है कि नई बिल्डिंग है, हमको ले लीजिए, तो ले लीजिए। अपने पास पैसा तो खरीद लीजिए, आप अपना निवास स्थान वहाँ पे बनवा लीजिए। सोचना है कि नहीं? तो बसने का अधिकार है, भारत में कहीं भी बस सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर अपवाद था, लेकिन उसको भी समाप्त कर दिया गया। 5 अक्टूबर 2019 को जो पेश हुआ था, उसी 31 अक्टूबर 2019 के तहत समाप्त हुआ। 5 अगस्त 2019 को ये बिल पेश हुआ था। समझना है कि नहीं? और छठवां है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे समाप्त कर दिया। मोरारजी देसाई थे उसमें प्रधानमंत्री, उन्होंने सिर्फ यही काम किया, बाकी तो उन्होंने देश को बर्बाद ही किया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया, और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, और अनुच्छेद 300 के कम में रख दिया गया। भाग 12 में अनुच्छेद 300 के कम में रख दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। अगर यह संपत्ति का मूल अधिकार होता है, तो अगर सरकार चाहती कोई रेलवे ट्रैक बनाना, रोड बनाना, एयरपोर्ट बनाना, तो जिस व्यक्ति की जमीन रहती वो जमीन नहीं देता, तो सरकार रेल नहीं बना पाती। मान लीजिए 100 किलोमीटर से सरकार ला रही है ट्रेन, अब बीच में किसी आपके चच्चा का, आपके गर्लफ्रेंड का, किसी का रोड पर जमीन पड़ गया, उसका नाम देवा नहीं करेंगे, तो क्या करेगा सरकार? का क्या करती सरकार बताइए? तो जो ये सरकार है, इसीलिए इसको क्या कही, हटा दी। समझा कि नहीं? तो जो छठवां है संपत्ति का अधिकार है, जो इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और कानूनी अधिकार पे भी वाद विवाद हो सकता है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आप उसमें जाएंगे हाई कोर्ट में। समझा कि नहीं? फिर से सातवां अधिकार है आपका। सातवां अधिकार क्या कहता है? ये जो है संपत्ति का अधिकार हो गया ना, इसके बाद सातवां है व्यवसाय। मतलब सतवां है व्यवसाय, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। आप दुकान खोल सकते हैं, मछली बेचिए, ब्रेड पकौड़ा बेचिए, जो भी बेचना है आपको बेचिए, मार्ट खोलिए, मेगा मॉल खोलिए, जितनी भी चीजें आप व्यवसाय जैसे करना व्यवसाय करिए। अब व्यवसाय में आप नहीं खोलेंगे अभी अफीम बेचने लगे, गांजा बेचने लगे, ड्रग्स बेचने लगे, समझ आ रहा है कि नहीं? कुछ गलत चीजों को नहीं बेचना है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अनुच्छेद 19 के 1 में
इतने 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। आपके भाग 3 में भी 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन इसको संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, तो ये भी 6 हो गया है और आपका 19 भी 6 हो गया है। समझ आ रहा है कि नहीं? ये 19 भी 6 हो गया है। समझ आ गया ना? आप अनुच्छेद 20 बता देते हैं। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 बता रहे हैं। थोड़ा सा देखिए, मिटाने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद क्या है? अपराध के संबंध में, अपराध के संबंध में, अपराध के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण, दोष सिद्धि एवं संरक्षण, संरक्षण। इसका मतलब ये है कि जब तक आप अपराधी घोषित नहीं कर दिए जाते हैं तब तक आपको कोई अपराधी नहीं कहेगा, आपको तब तक कोई अपराधी नहीं कहेगा। तो इसमें क्या किया गया है? इसमें यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं घोषित किया जाएगा जब तक उसे कोर्ट सजा न सुना दे। और इसमें यह कहा गया है कि उस व्यक्ति को जो सजा दी जाएगी उसी समय के कानून के हिसाब से दी जाएगी। सजा उस समय के कानून के अनुसार, सजा उस समय के कानून के अनुसार। इसका मतलब समझ रहे हैं? मतलब आज आप मर्डर कर रहे हैं, अगर आज मर्डर में कर रहे हैं, अगर आप मर्डर करने के आज फिलहाल आज जो तारीख है, आज जो तारीख है, इस तारीख को मान लीजिए कि आप अगर मान लीजिए 22 तारीख है, अगर 22 तारीख को आप मर्डर कर देते हैं और कानून में प्रावधान है कि एक व्यक्ति का अगर किसी का मर्डर करता है तो उसको तुरंत फांसी दे दी जाए, तो आपको भले कितने दिन भी जाए वो केस 8 साल 10 साल लटकता जाए, लेकिन आपको फांसी ही होगी। अगर आपने मान लीजिए 2022 साल आपने ये हत्या किया था 2010 में, और 2010 में हत्या पे सिर्फ साल भर 2 साल या 10 साल क्या थी, जो मतलब 10 साल तक सजा थी, तो आपको 10 साल बाद जो जब भी सजा सुनाई जाएगी तो 10 साल के लिए ही सजा सुनाई जाएगी। समझ आ रहा है नहीं? क्योंकि आपने उस समय कानून मतलब अपराध किया था, तो सजा उस समय के कानून के हिसाब से। समझ आ रहा है नहीं? सजा उस समय के कानून के हिसाब से। अब मान लीजिए आने वाले समय में कोई दूसरा कानून बन जाए तो वो कानून पे आपको वो बनेगा। समझ आ रहा है नहीं? फिर दूसरा कहा है, दूसरा एक ही गलती के लिए दोबारा सजा। जैसे मान लीजिए आपने एक गलती किया है और एक बार सजा मिल चुकी है आपको, तो आपको उसी चीज के लिए दोबारा सजा नहीं दी जाएगी। आप चाहे जो भी हो, अगर आपको एक बार सजा सुना दी गई है कि नहीं आपने ये गलत काम किया है, 6 महीने आपको सजा देना है, तो 6 महीने के बाद आपको उसी केस के लिए दोबारा सजा नहीं दी जा सकती। अब हालांकि ये वैसे थोड़ा कि किसी को फांसी दे दिया तो दोबारा उसको फांसी दी जाएगी, ऐसा नहीं, ऐसा होता कभी नहीं होता। तो एक बार फांसी जो दी गई दे दी गई। समझ में आ रहा है ना? तो एक गलती के लिए जो एक गलती है, अगर उसके लिए आपको एक बार सजा हो चुकी है तो आपको दोबारा सजा नहीं दी जाएगी। फिर तीसरे में कहा गया है किसी भी व्यक्ति को उसके खिलाफ, उसी व्यक्ति के खिलाफ गवाही देने को खिलाफ गवाही नहीं दिया जा सकता है। जैसे वो व्यक्ति, जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया तो मुझसे जो पुलिस होती है वो जबरदस्ती कोई किसी चीज को कबूल नहीं करवा सकती है। हालांकि जो ये इसमें चीज लिखा गया है वो पुलिस से मामले से तो पूरा बिल्कुल अलग है। वहां पे पुलिस क्या मारती पीटती है, आपसे पूछती है, आप ऐसे बताते भी नहीं तो लोग हैं, कुछ करना पड़ता है। तो उसके खिलाफ जो व्यक्ति है वो खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है। हालांकि ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो रिवाल्वरें होती है, बंदूक होती है, उससे अगर आपने किसी का मर्डर किया है तो आपका जो फिंगरप्रिंट है उस पर रहता है। तो उसकी जांच के लिए आपको आप कहेंगे कि नहीं इसमें तो हमको ये है कि हम खिलाफ गवाही नहीं देना है, तो आपका ये गवाही देगा ना, हाथ अंगूठा जो लगा है। आप देखते हो कभी चेक होता है, आपका फिंगरप्रिंट चेक होता है, फिंगरप्रिंट लाया जाता है, तो क्या होता है, तो आपके खिलाफ गवाही रहती है ना। तो लेकिन उसमें क्या उसको देना पड़ेगा आपको, समझाएगा नहीं, आपको उसको देना पड़ेगा। समझा रहा है ना? जो चीज जरूरी है उसको बताना पड़ेगा। समझाएगा ना? आप अनुच्छेद 21 देखते हैं। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मतलब आपको जीने का अधिकार है, एकदम जीने का अधिकार है, खूब अच्छी तरह जिए। समझे? आपको श्वास लेने का अधिकार है, श्वास
जीने का अधिकार, समझ रहे नहीं, आपको विदेश घूमने का अधिकार है, खुद के मन से शादी करने का अधिकार है, समझ रहे नहीं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपके जीने के लिए आवश्यक है, समझ रहे नहीं। आपको स्वास्थ्य की आवश्यकता है, ये भी आपका मूल अधिकार है, समझ रहे नहीं। तो जितनी भी आपको चीजें आवश्यक है, आपको, आप विदेश लिखे ना, जितनी भी चीजें हैं आपको आवश्यक है घूमने के लिए, वो हर चीज, घूमना है, श्वास है, जीने का अधिकार है, सारी। आप देखे थे ना बाबा रामदेव ने आपसे ये जो स्वच्छ सांस या नींद का भी इसमें आता है, नींद को लेकर भी प्रावधान हो सकता है। सो आपके सोने का अधिकार जो है प्राणियों दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। अब 497 के तहत आप किसी भाभी या आंटी को लाइन मार सकते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है 497 इसमें ये कहा है कि कोई भी व्यक्ति, पहले ये नियम था कि जैसे आपकी गर्लफ्रेंड है या आपकी पत्नी है तो उसे अगर कोई लाइन मारेगा तो आप केस कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में कभी कभी ये हो गया कि क्या हो सकता है कि वो लड़की जो ऐसा कर रही हो, तो सरकार ने नियम बना दिया धारा 497 के तहत कोई भी व्यक्ति या कोई भी लड़का आंटी जी को लाइन मार सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो लाइन जो आंटी जी को मारी आप लोग लाइन, तो लाइन मार सकता है। हालांकि इसी के तहत उस औरत और व्यक्ति का सरकार जो है तलाक करवा देगी, इसी के तहत उस अगर नहीं जमता है तो तलाक हो जाएगा। अगर सरकार को पता चला कि इनसे फसल है, एक तरह से फसल भाई, तो हट जाएगा, समझ में आ रहा है। तो जो धारा 497 है इसमें समझ आ रहा है, तो आपका ये खुद का अपना प्राणियों दैहिक स्वतंत्रता है, तो उसमें आप कर सकते हैं। विदेशी मामले में मेनका गांधी का एक बनाम था जो सरकार ने इनको विदेश जाने पर रोक दिया था, तो इस पे उन्होंने पेश किया था अपना मामला, वो अलग मामला है। तो अनुच्छेद 21 में है प्राणियों दैहिक स्वतंत्रता, आपको घूमने का आजादी है खूब अच्छी तरह, आपको श्वास जीने, शादी, स्वास्थ्य, समझ रहे हैं। इसी में आपका आता है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। आपके मोबाइल फोन है उसे कोई मतलब चालू नहीं कर सकता, आपका पासवर्ड नहीं मान सकता है, आपके बारे में कोई जानकारी नहीं ले सकता। आप किसी को अगर जानकारी नहीं बताना चाहते तो नहीं बता सकते हैं, नहीं बताएंगे हम, हमको आपकी जानकारी, हम कभी हम अपना नाम बताते हैं, नहीं बताते हैं, तो हम नहीं बताते हैं तो अलग बात है, नहीं जानकारी देना हमको, हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ा के जाएंगे आपको, समझ में रखें। तो ये जो है अनुच्छेद प्राणियों दैहिक स्वतंत्रता के तहत आपको इतना तरीके के मतलब है, बहुत चीजें हमने बता दिया आपको। यात्रा करने का अधिकार बता दिया, भारत में घूमने का अधिकार प्राणियों दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, तो उन सभी चीजों को लिखवा दिया गया। आपको मोबाइल फोन चलाने का अधिकार है, आप पैसा कराते हैं, रिचार्ज करते, कमाते हैं, खाते हैं, तो सब क्या है आपके स्वतंत्रता है, समझा ना। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 इसमें कहा गिरफ्तारी के संबंध में दोष सिद्धि एवं संरक्षण आपको तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक आपको वारंट न दिखा दे सरकार। आपको पुलिस वारंट, अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करने आ रही है तो आपको वारंट, पुलिस से पूछे मेरे वारंट है मेरे खिलाफ, अगर आपको उसके पास वारंट नहीं है तो आपको पुलिस कतई गिरफ्तार नहीं कर सकती है, समझ रहे नहीं। अगर पुलिस आ रही उठाने आपको तो कहीं ना कहीं आपका नाम होगा, उसमें नामजद होंगे, तो आपको जो पुलिस गिरफ्तार करती है उसमें उसको वारंट चाहिए, और उसमें क्या है 24 घंटे के अंदर न्यायालय के अंदर प्रस्तुत करना है। 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है आपको। 24 घंटे जो भी आपका न्यायालय होगा वहां पे प्रस्तुत करना होगा। इसमें छुट्टियों का समय जो है, जो छुट्टी का अवकाश का समय रहता है उसको नहीं गिना जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति गलत कार्य कर दे, किसी